current account deficit was tackled last year, and I promise that we will tackle it this year too. सरकार को बढ़ते करंट अकाउंट डेफिसिट से निपट लेने का भरोसा। आर्थिक सुधार के फैसलों पर वित्त मंत्री ने अपनी पीठ थपथपाई। कल है बड़े फैसलों का दिन। बीमार सरकारी कंपनियों के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का हो सकता है ऐलान। रेल भाड़ा के लिए अथॉरिटी भी बनाने की योजना। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने दी और रियायत। अब 2 के बजाय 3% मिलेगा इंटरेस्ट सबवेंशन। करीब ₹1 लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। डीजल के दाम भी बढ़े। पिछले 2 महीने में 5वीं बढ़ोतरी। कल से मुंबई की सड़कों पर नहीं दिखेगी पद्मिनी टैक्सी। 20 साल से पुरानी टैक्सियों को बाहर करने का आदेश लागू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आगे बढ़ने से पहले कुछ दूसरी बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। एक्सपोर्टरों को रियायत और वित्त मंत्री के भरोसे से रुपए को मिला बल। 61 रुपए का स्तर तोड़ने के बाद दिखा 76 पैसे का सुधार। बाजार में गिरावट का सिलसिला थमा, लेकिन बैंक, एफएमसीजी और रियल एस्टेट शेयरों की पिटाई जारी। अमेरिका में उम्मीद से दुगनी रही दूसरी तिमाही की ग्रोथ। डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। अब बाजारों की आज होने वाली फेड की बैठक पर नजर। ऑटो सेक्टर में मंदी गहराने के आसार। 4 व्हीलर से खराब रह सकती है 2 व्हीलर की जुलाई बिक्री। कल आएंगे आंकड़े। मुश्किल की घड़ी में ऑटो कंपनियों को अब एसयूवी पर भरोसा। फोर्स मोटर ने भी उतारी 2 एसयूवी। कल एक बार फिर सरकारी फैसलों के लिहाज से अहम दिन है। कल होने वाली कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में 29 फैसले होने हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कल रेल किराया और माल भाड़ा तय करने के लिए रेल टैरिफ अथॉरिटी को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा बीमार कंपनियों के नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाने का भी ऐलान किया जा सकता है। सीसीए और कैबिनेट की इन बैठकों में क्या फैसले हो सकते हैं, इसे बताने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय और संवाददाता अतुल मिश्रा। लक्ष्मण, सबसे पहले आपके पास आते हैं। फैसलों के लिहाज से बहुत बड़ा दिन, बताइए क्या क्या होगा एजेंडे में। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ा दिन है। यहाँ पे खास तौर से कैबिनेट में 13 और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें से कई प्रस्तावों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो नया एजेंडा है, नया प्रस्ताव जिसको शामिल किया है कल की बैठक के लिए, उनमें से सबसे एक अहम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड बनाने का प्रस्ताव, जो खास तौर से जो बीमार कंपनियाँ हैं जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, मिसाल के तौर पर स्कूटर्स इंडिया, एचएमटी, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स, ऐसी 6 कंपनियों के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा। क्योंकि सेबी ने जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स की समय सीमा तय की है, उस समय सीमा के भीतर इन कंपनियों को शेयर को बाजार में बेचना मुमकिन नहीं है। सरकार को ऐसा लगता है, इस वजह से उन शेयरों को सरकार इस फंड में रख लेगी और इस फंड में आए शेयरों को अगले 10 साल के भीतर अलग अलग चरणों में बाजार में उतारेगी, ताकि इससे इन कंपनियों को नुकसान भी ना हो और सेबी के नियमों पर इन कंपनियां खड़ी भी उतरें। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला होगा वो होगा विनिवेश के मोर्चे पर इंडियन ऑयल में सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी बेचने का फैसला ले सकती है। कंट्रोल की परिभाषा बदलने का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत कंपनी की नीतियों को प्रभावित करने वाले लोगों को भी कंट्रोल के दायरे में लाया जाएगा। एफडीआई के लिहाज से भी काफी अहम दिन है। मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई की शर्तों में भारी छूट दिए जाने की संभावना है, जिसके बाद 10 लाख की जनसंख्या से कम वाले शहरों में भी ऐसे स्टोर खोलने की छूट मिल जाएगी। ऐसी 4 बड़ी शर्तों में रियायत दिए जाने की संभावना है। 12 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें एफडीआई की सीमा बढ़ाने या रूट बदलने का फैसला पिछले दिनों लिया गया था। इनकी औपचारिक मंजूरी भी इस बैठक में मिलने की संभावना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको आम लोगों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, वो है रेल टैरिफ अथॉरिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिसके जरिए रेलवे भाड़ा और रेलवे किराया रेलवे की लागत के हिसाब से तय होगा। आखिर इस अथॉरिटी में क्या अहम बातें होंगी, ये जानेंगे अपने सहयोगी अतुल मिश्रा से।
रेल टैरिफ अथॉरिटी बनाने का फैसला सबसे पहले पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी के समय में लिया गया था, लेकिन उस समय इस मामले पर रेल मंत्रालय आगे नहीं बढ़ सका था। लेकिन अंतिम तौर पर अब ये मामला कल कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी के सामने रखा जाएगा और उसे पूरी मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। रेल टैरिफ अथॉरिटी फिलहाल रेलवे के यात्री किराए और माल भाड़े को तय करेगी और ये किराया तय करने में रेलवे टैरिफ अथॉरिटी ऑपरेटिंग खर्च यानी ईंधन की जो लागत आ रही है उसको भी काउंट करेगी किराया तय करते समय और भाड़ा तय करते समय। इसके साथ ही सुरक्षा और संरक्षा पर होने वाला खर्च जो रेलवे में होता है और साथ ही मॉडर्नाइजेशन और क्षमता विस्तार का जो काम है उस पर जो लॉन्ग टर्म में भी होने वाला खर्च है उसको भी काउंट किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रैफिक के अलावा जो इनकम रेलवे को होती है उसको भी काउंट करेगी अथॉरिटी माल भाड़ा और यात्री किराया तय करते समय। हालांकि जो फैसला अथॉरिटी लेती है या जो किराया माल भाड़ा तय करती है उसे सरकार को पलटने का अधिकार होगा, लेकिन उसका असर बजट पर ना हो। अगर उसका असर बजट पर पड़ता है तो ऐसे में सरकार बजटीय सहायता देकर इस फैसले को पलट सकती है। फिलहाल इस पूरी कमेटी में चेयरमैन के अलावा अधिकतम 4 मेंबर हो सकते हैं और इस कमेटी को बनाने के लिए सरकार की तरफ से एक कमेटी होगी जिसकी अगुवाई जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे और इसमें चेयरमैन रेलवे बोर्ड और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी शामिल होगा। शुक्रिया लक्ष्मण और अतुल इस सारे अपडेट के लिए। इस बीच सरकार को भरोसा है कि वो बढ़ते करंट अकाउंट घाटे से निपट लेगी। वित्त मंत्री ने आज कहा कि इससे पहले भी वो आर्थिक दिक्कतों से निपट चुके हैं और आगे भी ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वित्त मंत्री आज UPA 2 में बतौर वित्त मंत्री 1 साल पूरे होने के मौके पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके वित्त मंत्री रहने के दौरान पॉलिसी पैरालिसिस नहीं थी। So much has been done in the last 12 months in terms of decisions, notifications, policy measures that it's only a Rip Van Winkle who will say that there is policy paralysis. My advice to them is wake up. We have contained the fiscal deficit. We are back on the path of fiscal consolidation. We have contained headline inflation. Core inflation is at its lowest level in many years. And the current account deficit was tackled last year, and I promise that we will tackle it this year too. इधर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि सरकार ग्रोथ को पटरी पर लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार के कदमों पर जल्द असर दिखने लगेगा। Our government is determined to once again accelerate the pace of change. Once again, we will prove the naysayers and Cassandras of doom wrong. The policy agenda for bringing back India's growth momentum has been outlined in detail in the 12th plan. और सरकार ने एक्सपोर्ट की सुस्त पड़ी रफ्तार को बढ़ाने के लिए आज 450 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे और मझोले उद्योगों को मिलेगा। साथ ही आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड समेत कई बड़े ऐलान किए जाएंगे। सरकार ने ऊंची ब्याज दरों से एक्सपोर्टरों को बड़ी रियायत देने का ऐलान किया है। फैसले के मुताबिक अब उन्हें 2% के बजाय 3% ब्याज की रकम वापस मिला करेगी। इसका फायदा छोटे और मझोले एक्सपोर्टरों के साथ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, टॉयज, रेडीमेड गारमेंट समेत इंजीनियरिंग सेक्टर के 235 प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टरों को मिलेगा। साथ ही टेक्सटाइल से बने हुए 6 आइटम को भी इंटरेस्ट सबवेंशन की बढ़ी दर का फायदा मिलेगा। सरकार ने ये भी तय किया है कि ड्यूटी रिफंड के जितने भी क्लेम हैं उन्हें जल्दी निपटाया जाएगा। We are also considering how to widen the coverage. The DGFT and the Commerce Secretary are in the process of identifying the sectors and the tariff lines, and those should get added very soon. सरकार को भरोसा है कि इन रियायतों की वजह से $325 बिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य पाना आसान हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों के मुकाबले अपने एक्सपोर्टर्स ज्यादा बेहतर हालत में होंगे। एक्सपोर्टर्स को दी जाने वाली रियायतें यहीं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि कई और रियायतों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, जिनमें ब्याज दर वापसी की स्कीम का दायरा बढ़ाना और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाना भी शामिल होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की बढ़ी हुई दरों का फायदा जेम्स एंड ज्वेलरी और रोजगार देने वाले दूसरे एक्सपोर्टर्स को भी देने पर सरकार विचार कर रही है। गोल्ड इंपोर्ट पर सख्ती की वजह से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को खास रियायतें देने पर विचार चल रहा है। गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वालों को ड्यूटी ड्रॉबैक 6% से बढ़ाकर 8% किया जा सकता है।
एक्सपोर्टर सामान की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बेहतर तरीके से कर सकें, इसके लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाने को वाणिज्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। साथ ही एक्सपोर्टर्स को डॉलर आसानी से मुहैया कराने के लिए अलग से फंड बनाने की तैयारी है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो 8 to 10% ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू। अगर हम $300 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो उसकी कॉस्ट ही करीब करीब आप 25 से 30 बिलियन डॉलर है। गवर्नमेंट अगर इसको 50% भी एड्रेस करती है तो अराउंड $15 बिलियन एक्सपोर्ट सेक्टर को दे सकती है विदाउट एनी कॉस्ट टू एक्सचेकर। तो गवर्नमेंट ने पहल भी की है, उन्होंने सेकेंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट कमेटी अपॉइंट कर दी है। सरकार के कदम अगर कारगर साबित हुए तो करंट अकाउंट घाटे पर लगाम लगाने में भी कामयाबी मिल सकती है। दीपाली नंदा के साथ लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। कमजोर रुपए का असर एक बार फिर। आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल 70 पैसे और डीजल 50 पैसे महंगा हो जाएगा। और शायद इसलिए ही कार और बाइक की बिक्री का इतना खराब हाल। कल जारी होने वाले आंकड़ों में क्या आ सकता है सामने, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। 61 के स्तर के पार पहुंचने के बाद कारोबार खत्म होते होते रुपए में 76 पैसे का सुधार देखा गया और डॉलर 60 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि आज दिन के कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 61.16 के स्तर पर चला गया था, लेकिन बाद में वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के एक्सपोर्ट के लिए ब्याज में छूट की घोषणा, वित्त मंत्री का बयान, रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव की सफाई के अलावा सरकारी बैंकों के 60-85 के स्तर पर डॉलर की बिकवाली किए जाने की वजह से रुपए में सुधार देखा गया। करेंसी एक्सपर्ट एवी राजवाड़े का मानना है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी रोकने के लिए उठाए गए आरबीआई के कदम कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। उनके मुताबिक रुपया कितना नीचे गिरेगा कहना मुश्किल है। कितनी हो सकती है तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई थिंक जो बुनियादी अपने यहाँ जो प्रश्न है, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स है अपने, वो ये 60 रुपये 61 रुपये में उसका कोई हल निकलेगा ऐसा मेरे को लगता नहीं है। क्योंकि आप एक तरफ से देखा जाए तो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में $200 बिलियन का तफावत है। दूसरा करंट अकाउंट देखा जाए तो $90 बिलियन के ऊपर घाटा है उसमें। अपन दुनिया के क्रेडिटर्स को $300 बिलियन के करीब अपन पैसा उनको देने का है अपने। और आज भले ही रुपया संभल गया हो, लेकिन इसकी कमजोरी थामने के उपाय बेअसर होते दिख रहे हैं। इधर इन कदमों का कंज्यूमर पर उल्टा असर दिखने को मिल रहा है। बैंकों ने कर्ज महंगा करना शुरू कर दिया है। देश के चौथे बड़े प्राइवेट बैंक येस बैंक ने बेस रेट में 1/4% की बढ़ोतरी की है, साथ ही डिपॉजिट रेट भी बढ़ा दिया है। इस खबर पर और बात करते हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र व्यास से। वीरेंद्र, क्या लगता है कि क्या येस बैंक के बाद दूसरे बैंक भी ब्याज दर बढ़ाने में आगे आएंगे? जी देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यस बैंक ने आज अपने बेस रेट में करीब 1/4% की बढ़ोतरी की है और इसे 11.25% कर दिया है। इसके अलावा यस बैंक ने डिपॉजिट रेट में भी करीब 0.5% की बढ़ोतरी की है। अगर हम दूसरे प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने जो डिपॉजिट दरें हैं वो 0.5% से लेकर 2.25% तक बढ़ा दिए हैं। एक्सिस बैंक ने जो छोटी अवधि के डिपॉजिट हैं वहाँ पर 4% तक की भी बढ़ोतरी की है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार चूंकि रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ दिनों में रुपए की कमजोरी को लेके जो कदम उठाए थे उनका असर दिखना शुरू हो गया है और बाजार में लिक्विडिटी की कमी हो रही है। इसी वजह से बैंक डिपॉजिट दरें बढ़ा रहे हैं। न सिर्फ डिपॉजिट दरें बल्कि कुछ और बैंक आने वाले समय में ब्याज दरें भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि कल जो देश का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, उन्होंने कहा था कि वो अगले 2-3 हफ्ते में जो ब्याज दरें हैं वहाँ पर बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका भी कहना है कि अगर रुपया स्थिर नहीं हुआ तो जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ना तय है। तो ये जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो रहा है, इसकी वजह से इंडस्ट्री को भी चिंता हो रही है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये बात हो रही थी कि ब्याज दरें घटनी चाहिए। अब ब्याज दरें न तो घट रही हैं, उल्टे वो बढ़ रही हैं। इसी वजह से इंडस्ट्री को चिंता है। जी।
बिल्कुल, शुक्रिया वीरेंद्र। तो यहाँ पे न सिर्फ कर्ज महंगा हो रहा है बल्कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। आज आधी रात से पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 70 पैसे प्रति लीटर इसको महंगा करने का ऐलान किया है, जबकि डीजल के दाम भी 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। ये बढ़े हुए दाम राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि इनमें वैट शामिल नहीं है। नई कीमतों के साथ दिल्ली में आज आधी रात से पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 28 पैसे, मुंबई में 78 रुपए 61 पैसे, कोलकाता में 78 रुपए 46 पैसे, जबकि चेन्नई में 74 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो जाएंगे। फ्यूल की कीमतों में ये बढ़ोतरी 2 महीने में ये 5वीं बार हुई है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार गिरावट के चलते तेल कंपनियों पर कीमत बढ़ाने का काफी दबाव था। उधर महंगे पेट्रोल और महंगे कर्ज ने ऑटो सेक्टर का हाल तो खराब कर ही रखा है, लेकिन अब इसका दायरा बड़ा है। अभी तक मंदी की मार से बचे टू व्हीलर सेक्टर का परफॉर्मेंस जुलाई में बेहद खराब हो सकता है। कैसे रह सकती है बिक्री के आंकड़े जो कल जारी होंगे, बता रहे हमारे ऑटो एडिटर जॉयनील मुखर्जी। जी हाँ, ऑटो कंपनियों के जुलाई में भी नंबर्स खराब आएंगे। हमारा अनुमान है कि फिलहाल जो पैसेंजर व्हीकल है वहां से 4 से 5% की डिक्लाइन होगी। टू व्हीलर्स में भी डिक्लाइन ज़्यादा होगी, लेकिन क्योंकि होंडा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है मोटरसाइकिल्स में, इसलिए गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी। अगर आप देखेंगे फ्यूल प्राइस हाइक हुआ है, उसका असर पड़ेगा टू व्हीलर्स पे, खासकर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए उसका भी असर पड़ेगा। मारुति में टोटल सेल्स 4% कम हो सकती है, तो 82,000 के सामने 85,000 फिलहाल मारुति दिखाएगा। बजाज ऑटो में हम टोटल सेल्स 7% कम होते हुए देखेंगे, 3.4 लाख के सामने 3.2 लाख। मोटरसाइकिल यहाँ पर सेल्स करीब 11% गिरेंगी, लेकिन क्योंकि 3 व्हीलर्स में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, 25 से 27% की बढ़त रहेगी, इसलिए वो टोटल नंबर जो है वो इतना खराब नहीं दिख रहा। हीरो मोटो में काफ़ी फ्लैट नंबर्स रहने की उम्मीद है। 4.8 लाख के बजाय ये करीब 4.9 लाख आएगा, तो 1% 1.5% की बढ़त आएगी और खासकर एक्सपोर्ट से मदद फिलहाल इसको मिलेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी नंबर्स जो है टोटल सेल्स जो है वो करीब 10% नीचे जाएंगे, लेकिन इसमें ट्रैक्टर्स भी शामिल हैं और ट्रैक्टर्स का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ट्रैक्टर्स में 8% की ग्रोथ होगी, लेकिन जो इनके एसयूवीज है वहां पर हम स्लो डाउन देख रहे हैं और वहां पर नंबर प्रेशर में आएगा। सबसे खराब रहेगा टाटा मोटर्स के नंबर्स। अगर आप देखेंगे टोटल सेल्स 24% कम हो सकते हैं, 73,000 के सामने 55,000, लेकिन अगर पैसेंजर व्हीकल्स आप देखेंगे ये 51% कम होते हुए नजर आएंगे। कोई डिमांड नहीं है गाड़ियों में, हम देख रहे हैं कि नए प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे और उसका प्रेशर फिलहाल देखने को मिलेगा। अशोक लीलैंड के लिए भी खराब नंबर्स रहेंगे, टोटल सेल्स करीब 13% नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ हद तक पैसेंजर व्हीकल में एक बेस बन रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी और सितंबर का महीना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, नए लॉन्चेस होने वाले हैं, तो ऑटो इंडस्ट्री को लग रहा है कि उस महीने से पिकअप स्टार्ट हो जाएगा। तो अगस्त का एक महीना होगा जो प्रेशर का रहेगा, लेकिन सितंबर से फिर से आप ग्रोथ आते हुए देखेंगे। अब भारतीय बाजार में गिरावट आज थमी, लेकिन बैंक शेयरों में कमजोरी जारी। लेकिन बाजार की नजरें हैं आज रात जारी होने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयान पर। पूरा अपडेट देखिए इस ब्रेक के बाद। कल भारतीय शेयर बाजारों पर आज भी अमेरिकी बाजारों की हलचल का बड़ा असर दिखेगा और आज अमेरिकी बाजार में वहां आए ग्रोथ के आंकड़ों का असर भी दिख रहा है। इसके अलावा फेड की बैठक पर भी सबकी नजर है। इस पर और बात करते हैं संदीप से, जो हमारे साथ अब स्टूडियो में मौजूद है। संदीप, किस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है और कितनी आशंका है कि बेन बर्नांके की तरफ से क्या संकेत आएंगे? देखिए, काफ़ी अच्छे मूड में यूएस के बाजार नजर आ रहे हैं। आधे % के आसपास के गेंस फिलहाल भी यूएस के बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। आपने सही मेंशन किया कि आर्थिक आंकड़ों और उसके साथ साथ एफओएमसी की जो बैठक है उसका क्या आउटकम आएगा, उस पर बाजारों का फोकस है। आर्थिक आंकड़े अच्छे रहे हैं। Q2 के जीडीपी की बात अगर हम करें, 0.9% का अनुमान था, 1.7% पर एक ग्रोथ आकर टिकी है। इसके साथ साथ जो एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट निकल के सामने आई है, 1,80,000 नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान था, उसके मुकाबले 2 लाख नई नौकरियां जुड़ी हैं। तो उसके बाद बाजारों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अपबीट माहौल देखने को मिल रहा है। फोकस पूरी तरह से अब एफओएमसी की जो बैठक है उसका जो आउटकम आएगा उस पर ही रहने वाला है। आपको याद होगा 18 और 19 तारीख को जो एफओएमसी की बैठक हुई थी उसमें ये संकेत निकल के सामने आए थे कि शायद साल अंत तक जो Q3 प्रोग्राम है उसमें कमी हो सकती है। बाजार इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है कि क्या ये संकेत निकल के आएंगे कि जो Q3 की वापसी की टाइमिंग है उसको लेकर कोई इंडिकेशन सामने आते हैं। आपको बता दें फिलहाल करीब $85 बिलियन के आसपास की यहाँ पे बॉन्ड खरीद की जाती है फेड के द्वारा और बाजार कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रहा है कि शायद $20 बिलियन के आसपास से जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसमें यहाँ पे कमी हो सकती है और अक्टूबर या तो फिर दिसंबर 2013 से ये जो कमी है उसकी शुरुआत हो सकती है। तो साफ तौर पे अब से 1 घंटे के बाद जब फैसला निकल के सामने आएगा उस पर बाजार फोकस करेंगे कि कितनी कमी होती है और क्या टाइमिंग होगी इस कमी की, इस पर बाजारों का फोकस रहेगा।
शुक्रिया संदीप। तो यहाँ पे इक्विटी मार्केट तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब रुक करते हैं कमोडिटी बाजार की ओर, जहाँ पे कच्चा तेल जो है अच्छी इकोनॉमिक डेटा की वजह से यहाँ पे हमें बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें जो स्टॉक पाइल्स की रिपोर्ट आनी थी आज EIA की, उसमें 4 लाख बैरल की बढ़त दिखाई दी है। उसी के मुकाबले कल हमने देखा था API की रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक पाइल्स में गिरावट देखी थी, लेकिन EIA की रिपोर्ट में बढ़त के बावजूद हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.25% की तेजी के साथ नाइमेक्स पे कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड में भी हमें निचले लेवल से रिकवरी दिखाई दे रही है, लेकिन सोने चांदी पे दबाव है। पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा आया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो सेफ हैवन अपील थी वो फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। खासतौर से घरेलू बाजार में आप देखिए 2.25% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। आज इंट्राडे के लिहाज से अगर हम देखें तो घरेलू बाजार ने 29,010 का लेवल तक छुआ था, लेकिन फिलहाल 28,020 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में भी गिरावट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5% की और घरेलू बाजार में भी लगभग 1.25% की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां गिरावट कुछ थमती नजर आई। आज सेंसेक्स निफ्टी हल्की कमजोरी पर बंद हुए, लेकिन मिड कैप इंडेक्स बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहे। हालांकि बैंक शेयरों की भी पिटाई जारी रही। रियल एस्टेट और FMCG शेयर भी आज खूब गिरे, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी तेजी दिखाई दी। बाजार में आज कारोबार की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे मार्केट्स एडिटर अनिल सिंह। लगातार छठे दिन भी बाजार में कमजोरी के साथ ही शुरुआत हुई और कमजोरी भी अच्छी खासी होती हुई दिखी, जहां 5700 के लेवल को भी निफ्टी ने इंट्राडे के दौरान तोड़ा और उसके नीचे काफी वक्त भी बिताया। हालांकि बंद होते होते रुपए की मजबूती के साथ साथ थोड़ी बहुत खरीदारी लोअर लेवल से आती हुई दिखी। आज की गिरावट की सबसे बड़ी वजह रुपए की कमजोरी रही और दिन के दौरान थोड़ी बहुत डॉलर में बिकवाली की वजह से रुपए में जो सुधार हुआ उसका फायदा उठाने की कोशिश फिर से बाजार ने की। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन गिरने वाले शेयरों की तादाद अब भी काफी ज्यादा थी बढ़ने वालों के मुकाबले में। आप देख सकते हैं 1385 शेयर कमजोर बंद होते हुए नजर आए BSE पर और वॉल्यूम्स भारी भरकम आज लगभग 1,68,000 करोड़ के आसपास। आज की गिरावट को, आज की मजबूती को और रिकवरी को लीड करने का काम किया मेटल शेयरों ने। हिंडाल्को में कुछ कम दाम पर उन्होंने अपने कर्ज रोल ओवर किए, उसका फायदा मिला, स्टॉक 4% चढ़कर बंद हुआ। वहीं सेसा गोवा के नतीजे बाजार को पसंद आते हुए दिखे, 3.5% इस स्टॉक में उछाल दिखी। ऑयल एंड गैस शेयरों में आज बड़ा एक्शन दिखा। ONGC, BPCL और HPCL जो कल काफी तेजी से गिरे थे, आज ये सारे के सारे स्टॉक्स लोअर लेवल से रिकवर करते हुए दिखे। वहीं FMCG स्टॉक्स में अब भी मार पड़ती हुई दिख रही है। लीवर ITC तो कमजोर थे, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स इसके आज नतीजे आए, नतीजों के बाद यहां पर भी कमजोरी होती हुई दिखी। लेकिन आज का स्टार सेक्टर जो रहा परफॉर्मेंस के लिहाज से वो था टेलीकॉम। आज सुबह भारतीय एयरटेल ने शानदार नतीजे पेश किए, ये स्टॉक तो भागे, लेकिन आप देखिए बाकी आइडिया जिसके कल नंबर्स आने वाले वो मजबूत था, आरकॉम 10% चढ़ गया। बैंक्स में कमजोरी लगातार बरकरार है। ICICI बैंक्स ने बुरे नंबर्स नहीं दिए, लेकिन उसके बावजूद 2% कमजोर बंद हुआ। यस बैंक ने अपने बेस रेट आज बढ़ाए हैं, डिपॉजिट रेट्स बढ़ाए, 7% की मार पड़ती हुई दिखी। वैसा ही रुझान दिखा आज इंडसइंड, कर्नाटका, HDFC बैंक जैसे दिग्गजों में। निफ्टी पर बढ़ने वाले शेयरों का जिक्र करें तो डॉक्टर रेड्डीज अपने 2-3 दिनों की कमजोरी से उभरता हुआ आज 5% ऊपर था। HCL टेक ने आज बाजार खुलने के पहले नतीजे पेश किए, शानदार नतीजों के बाद यहां पर भी 3.5% की मजबूती आई। कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो DLF के लिए काफी बुरी खबरें अब तक आती हुई दिख रही। इनकी एसेट सेल को लेकर स्टॉक पर 7% का नुकसान हुआ। NTPC कमजोर नतीजों के बाद 5% फिसल गया। वहीं खबरों के दम पर जहां ज्यादा एक्शन दिखा वो JP ग्रुप था। JP एसोसिएट तो कमजोर हुआ ही, लेकिन JP इंफ्रा और JP पावर में भी जमकर नुकसान आज फिर से होता हुआ दिखा। और PFC के टॉप मैनेजमेंट के अगेंस्ट जो कुछ भी एक्शन होने की बात कही जा रही है उसका नुकसान उठा 7% नीचे। अच्छे नतीजे जिन शेयरों में दिखे और जो पॉजिटिव आज ट्रेड करते हुए दिखे उनमें केशोराम, JSW और चंबल फर्टिलाइजर था। वहीं कमजोर नतीजों के दम पर जहां पर आज मार पड़ती हुई दिखी, बलरामपुर चीनी, आंध्रा बैंक और डिशमैन जैसे शेयर जो कमजोरी के साथ बंद हुए। और आज का दिन नतीजों के लिहाज से काफी अहम रहा। HCL टेक और भारतीय एयरटेल के दमदार नतीजों के बाद ICICI बैंक भी उम्मीदों पर खरा उतरा है। भारतीय एयरटेल ने पहली तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी का मुनाफा करीब 35% बढ़कर 689 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं कंपनी की आमदनी 20,478 करोड़ से घटकर 20,264 करोड़ पर पहुंच गई है। अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय एयरटेल का EBITDA 6,487 करोड़ से बढ़कर 6,545 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी के शानदार नतीजों का असर भारतीय एयरटेल के शेयर पर भी दिखा, जिसमें करीब 8% की जोरदार तेजी देखने को मिली।
आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे बाजार की उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। बैंक की ब्याज से आय 3,193 करोड़ से बढ़कर 3,820 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं बैंक ने इस दौरान 2,274 करोड़ का मुनाफा कमाया था। पिछले साल की पहली तिमाही में इसे 1,815 करोड़ का मुनाफा हुआ था। बैंक के एनपीए में मामूली बढ़ोतरी हुई है, ये 3.22% से बढ़कर 3.23% हो गया है। और HCL टेक के नतीजे अनुमान से काफी अच्छे रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 16.5% बढ़कर 1,210 करोड़ रुपए हो गया है। HCL टेक की आय में भी 8% से ज्यादा की बढ़त आई है और ये 6,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए के पास पहुंच गई है। और बढ़ी हुई दरों का क्या असर पड़ेगा इंडस्ट्री पर, जानेंगे आदि गोदरेज से इस ब्रेक के बाद। The current account deficit was tackled last year, and I promise that we will tackle it this year too. सरकार को बढ़ते करंट अकाउंट डेफिसिट से निपट लेने का भरोसा। आर्थिक सुधार के फैसलों पर वित्त मंत्री ने अपनी पीठ थपथपाई। कल है बड़े फैसलों का दिन। बीमार सरकारी कंपनियों के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का हो सकता है ऐलान। रेल भाड़े के लिए अथॉरिटी भी बनाने की योजना। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने दी और रियायत। अब 2 के बजाय 3% मिलेगा इंटरेस्ट सबवेंशन। करीब 1 रुपए लीटर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम भी बढ़े। पिछले 2 महीने में 5वीं बढ़ोतरी। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग रही है कि ब्याज दरें कम हो, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी के बाद उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। रुपए की कमजोरी ने मुसीबत और बढ़ा दी है। इंडस्ट्री कैसे देखती है पूरे माहौल को और उनकी सरकार से क्या मांगे हैं, इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी के बाद अब बैंक ब्याज दर बढ़ाने के संकेत सीधे सीधे दे रहे हैं, इसका इंडस्ट्री पर किस तरह का असर पड़ेगा? ये अच्छी बात नहीं है कि लिक्विडिटी टाइटन की है आरबीआई ने। ये लिक्विडिटी टाइटनिंग से बैंक्स ज़रूर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और मैं समझता हूँ इससे जीडीपी ग्रोथ पे असर पड़ेगा और कंपनीज जो एक्सपांड करना चाहती हैं उनको फाइनेंसिंग की डिफ़िकल्टी रहेगी और जो कंज्यूमर्स अपने परचेसेस फाइनेंस करने चाहते हैं, खास करके ऑटो परचेसेस, 2 व्हीलर्स, रेजिडेंशियल हाउसिंग, जो इकोनॉमी में काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका डिमांड पे भी असर पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉलिसी नेगेटिव असर पड़ेगी। बिल्कुल। तो गोदरेज साहब, आपने यहाँ पे कंज्यूमर्स के एंगल के लिहाज से समझाया है, लेकिन ये बताइए कॉर्पोरेट इंडिया को पैसे जुटाने में क्या दिक्कत आ रही है अभी? नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और बड़ी कंपनी जिसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी रहेगी उनको दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन छोटे बिजनेसेस, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस, रिटेलर्स, उनको डिफिकल्टी पड़ेगी। इसका असर इकोनॉमी पे पड़ सकता है। गोदरेज साहब, जहां तक ग्रोथ की बात हो रही है, यहां पर लग रहा है कि आरबीआई और सरकार के बीच में कुछ हद तक खींचातानी हो रही है। आपके मुताबिक किसकी जिम्मेदारी है कि ग्रोथ को सुधारा जाए, सरकार की या रिजर्व बैंक की? देखो, अब सब सेंट्रल बैंकर्स पहले मानते थे कि उनका जॉब केवल इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का है। अब सेंट्रल बैंकर्स दुनिया में ग्रोथ ओरिएंटेड होने लगे हैं। जैसे हम देखते हैं अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने लिक्विडिटी बढ़ा के ग्रोथ पे अच्छी असर लाई है। उसका भी आज हमको पता चलेगा क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सेंट्रल बैंकर्स को ग्रोथ ओरिएंटेशन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ग्रोथ कम हो रही है, खास करके अपने देश में। बिल्कुल। गोदरेज साहब, यहाँ पर आरबीआई की जो पॉलिसी है अब की बार बहुत ही रुपी फोकस थी, लेकिन उसका इफेक्ट कम, साइड इफेक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। आपसे ये समझना चाहेंगे रुपए की कमजोरी अब थमेगी कैसे? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को और आरबीआई को बहुत डेफिनेटली मैसेज देना चाहिए कि जो भी करना होगा वो लोग करेंगे कि रुपये की वॉलेटिलिटी कम हो जाए
और मैं समझता हूँ कि ये रुपये की डिप्रिसिएशन बहुत हो गई है। सारे डेवलपिंग कंट्रीज में देखो तो रुपये का डिप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो 57 का रेट पे ध्यान दे गवर्नमेंट और आरबीआई के उस 57 का रेट से रुपये डिप्रिशिएट ना होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज तो 61 पे पहुंच गया है रुपये, और मैं समझता हूं कि जीडीपी ग्रोथ पे बहुत नेगेटिव असर आएगी ये रुपये की डिप्रिसिएशन से। दूसरी एक चिंता की बात गोदरेज साहब है करंट अकाउंट डेफिसिट। यहाँ पर वित्त मंत्री कह रहे हैं या भरोसा दिला रहे हैं कि उसको काबू में लाया जाएगा। आपके मुताबिक क्या करना चाहिए सरकार को इसको कंट्रोल करने के लिए? जैसे कि गोल्ड इंपोर्ट्स कम करने की जो एक्शन ली है उससे असर पड़ा है, गोल्ड के इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि और भी कोई कमोडिटीज़ पे काबू लाना चाहिए, जैसे कि एडिबल ऑयल्स में हमने दूसरे देशों एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी इंपोर्ट ड्यूटी की ठीक नहीं है। जो ठीक करे तो उसमें कम इंपोर्ट्स होंगे, और क्रूड एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि रिफाइंड। लग्जरी गुड्स पे मैं समझता हूँ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए थोड़ी, और दूसरे भी इंडिविजुअल आइटम्स को देख के क्या सोल्यूशन है देखना चाहिए। जैसे कि कोल इंपोर्ट्स बहुत हो रहा है, कोल की इंपोर्ट्स हम कम कर सकते हैं, कोल माइनिंग इंडिया में बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग माइंस का आउटपुट शॉर्ट टर्म में बढ़ाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए प्राइवेटाइज करना चाहिए कोल सेक्टर। बिल्कुल गोदरेज जी, यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट सिनेरियो की बात करें, सेंटिमेंट की बात करें, तो निवेश के लिए माहौल काफी कमजोर है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये माहौल सुधर सके? प्रोजेक्ट जो पास करने में जल्द से जल्द करने चाहिए। प्रोजेक्ट्स बहुत अटक गए हैं। बिल्डिंग परमिशंस कई स्टेट्सों में पहले से बहुत देर लग रही है, और रियल एस्टेट सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है इकोनॉमी का। ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड की डिफ़िकल्टीज है, फाइनेंसिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। अब भी जो देखो, जो भी बिजनेसेस है जिसका गवर्नमेंट से इंटरेक्शन कम है, जैसे कि आईटी अच्छी तरह चल रही है, हमारा तो एफएमसीजी बिजनेस भी अच्छी तरह बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का परमिशन उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक लेवरेजिंग करना चाहिए। इस साल मॉनसून अच्छा लग रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकता है, एग्रीकल्चर की लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करनी चाहिए। हमारी एक कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट, उसको हम देख रहे हैं कि अच्छे मॉनसून के कारण उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गोदरेज साहब। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हुए कि एक मौका है, अच्छे मॉनसून के कारण आज सरकार कई सारी चीजें करके ग्रोथ को संभाल पा सकती है, मौका है इस वक्त। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। आगे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगने से कमोडिटी एक्सचेंजों का कारोबार बेहद कम हुआ, और तेलंगाना पर ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश में राजनीति हुई तेज। पूरी खबर देखिए इस ब्रेक के बाद। सरकार ने कमोडिटी के वायदा कारोबार पर ट्रांजैक्शन टैक्स यानी सीटीटी लगाने का फैसला भले ही पारदर्शिता के मकसद से किया हो, लेकिन इसकी वजह से कमोडिटी एक्सचेंज में कारोबार 90% तक कम हो गया है। आज सीटीटी का 1 महीना पूरा हो चुका है। दिल्ली से लक्ष्मण रॉय बता रहे हैं कि किस एक्सचेंज और कौन सी कमोडिटी पर कितना असर पड़ा है। कमोडिटी के वायदा कारोबार पर सीटीटी का असर दिखने लगा है। महज 1 महीने में सीटीटी के दायरे में आने वाली कमोडिटीज का वॉल्यूम 90% तक गिर गया है। अगर कारोबार की वैल्यू के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है एमसीएक्स के कारोबार में। जिन कमोडिटीज पर सीटीटी लगा है, जून में इनका औसत रोजाना कारोबार करीब 48,000 करोड़ रुपए था, जो जुलाई में सीटीटी लगने के बाद करीब 28,000 करोड़ रुपए रह गया है, यानी 41% की गिरावट। इसी तरह एनसीडेक्स में 27% की गिरावट आई है। छोटे एक्सचेंजों पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है। मसलन एसीई में 95%, आईसेक्स में 90%, एनएमसीई में 80% कारोबार कम हुआ है।
जितने बड़े ट्रेडर्स हैं जो बहुत ज़्यादा जॉबिंग करते थे, जिनका जो प्रॉफिट था वो उस पर डिपेंड, बहुत कम मार्जिन पे डिपेंड होता था, उन सब ने कम कर दिया है, बल्कि कईयों ने बंद ही करना पड़ा है उन्हें। मगर जो छोटे जो फुटकर व्यापारी थे जो ट्रेड कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जानकारों के मुताबिक सीटीटी लगने के बाद कमोडिटी कारोबार से हाथ खींचने वालों में सबसे ज्यादा बल्क ट्रेडर हैं। हालांकि इन बल्क ट्रेडर्स ने करेंसी फ्यूचर में हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन वहां नियम सख्त हो जाने की वजह से करेंसी फ्यूचर्स को भी इसका फायदा नहीं मिल पाया। सीटीटी लगाने से सरकार को जिस आमदनी की उम्मीद थी उस पर भी पानी फिर गया है। हालांकि सरकार अब ये दलील दे रही है कि सीटीटी लगाने का मकसद वायदा कारोबार में पारदर्शिता लाना था, न कि सरकार की आमदनी बढ़ाना। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। अलग तेलंगाना राज्य के गठन का बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समर्थन किया है और शत्रुघ्न सिन्हा को जसवंत सिंह ने दी है बयानबाजी से बचने की नसीहत। ऐसी ही कुछ बड़ी खबरें देखिए सिर्फ 2 मिनट में। अलग तेलंगाना राज्य बनाने के फैसले के विरोध में दक्षिण रायलसीमा के बाजार बंद रहे। उधर आंध्र प्रदेश के 4 कांग्रेसी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि वो खुद संयुक्त आंध्र प्रदेश चाहते हैं, लेकिन अब अलग तेलंगाना बनाना होगा। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तेलंगाना बनाने का समर्थन किया है। मायावती ने केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने की मांग की है। गोरखालैंड बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। दार्जिलिंग में गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा के 3 दिनों के बंद का आज दूसरा दिन था। मोर्चा ने शनिवार से अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया है। पर्यटकों और बाहरी लोगों को गुरुवार तक घाटी से बाहर जाने की चेतावनी दी गई है। मिड डे मील के घटिया और जानलेवा खाने में कोई सुधार नहीं हुआ है। ताज़ा मामले में राजस्थान के भीलवाड़ा में स्कूल के खाने में 76 बच्चे बीमार हो गए। 12 बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जांच के बाद खाने में छिपकली गिरने की जानकारी मिली है। मामले में कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने स्कूल के प्रिंसिपल और मिड डे मील इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। वहीं बिहार के अरवल में मिड डे मील खाने से 12 बच्चे बीमार हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। नीतीश कुमार की तारीफ करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने हिदायत दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार बताया था। इस बयान के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पार्टी में कार्रवाई की भी अटकलें हैं। शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा को नरेंद्र मोदी के विरोधी खेमे में माना जाता है। भारत में 2014 में फार्मूला 1 रेस नहीं होगी। फार्मूला 1 के चीफ बर्नी एक्सलेस्टोन ने इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जारी रहेगा और मार्च 2015 के लिए इसका नया शेड्यूल बनेगा। ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में फार्मूला 1 रेस ट्रैक बनाने वाली कंपनी जेपी को आगे समझौतों की उम्मीद है। और आईटी रिटर्न भरने के लिए मिली और मोहलत। आखिरी दिन अब है 5 अगस्त। और कल से मुंबई में नहीं चलेंगी काली पीली पद्मिनी प्रीमियर। देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 5 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, लेकिन इसकी जानकारी न होने की वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने दिल्ली में एक आईटी रिटर्न सेंटर पहुंचकर ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रत्यक्ष कर भवन में, जहां पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में करदाता यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब तक लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। हमारे साथ करदाता मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको मालूम है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है? नहीं, आप ही के माध्यम से अभी पता लगा है, डेट एक्सटेंड कर दी। लोगों को परेशान करते हैं, आखिरी हफ्ते में 1 हफ्ते पहले बताएं। अगर इन्हें डेट बढ़ानी थी 5 अगस्त क्या होता है, 31 अगस्त तक लीजिए या 15 अगस्त कीजिए कम से कम। तो सिवाय परेशान करने के और कुछ नहीं। हम अपने तमाम काम छोड़ के यहाँ आके परेशान हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर रिटर्न फाइल कराने के लिए आए हैं, रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है आगे। अब आराम कहा जाए कि जो एक दौड़ भाग थी उस पर कमी आई। ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। अगर पहले पता चल जाता तो शायद आज हमें इतनी मुसीबत नहीं उठानी पड़ती। हम आराम से अपने आते और रिटर्न जमा कराते।
लास्ट मोमेंट पे क्या अनाउंस करें कुछ पता आपके थ्रू हमें मालूम पड़ रहा है कि 5 अगस्त का बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके थ्रू पता लग रहा है कि 5 अगस्त हो गई है डेट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की शिकायत यही है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ऐन वक्त पर दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन को थोड़े दिन पहले लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए था ताकि जो दौड़ भाग आज उन्हें करनी पड़ रही है इससे वो बच सकते। दीपाली नंदा, दिल्ली। घटती बिक्री के बीच एसयूवी ही ऑटो कंपनियों का सहारा है। यही वजह है कि इस सेगमेंट में हाल ही में कदम रखने वाली फोर्स मोटर्स जैसी कंपनियां ग्राहकों को कम कीमत पर पहले से बेहतरीन प्रोडक्ट देकर खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए फोर्स मोटर्स ने अपनी एसयूवी फोर्स 1 के 2 नए मॉडल एसएक्स और ईएक्स लॉन्च किए हैं। खास तौर पर ईएक्स की कम कीमत के जरिए कंपनी टियर 2 और 3 शहरों में ग्राहकों को खींचने की फिराक में है। मर्सिडीज के 2.2 लीटर इंजन क्षमता वाली एसएक्स की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत कंपनी ने 12 लाख रुपए रखी है, जबकि ईएक्स की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 9 लाख रुपए तक होगी। यानी कम कीमत पर एसयूवी चाहने वालों के लिए बाजार में एक और गाड़ी मौजूद है। इसके अंदर आधुनिक सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे कि ABS, EBD, also with a lot of onboard electronics into the vehicle in terms of cruise control and so on and so forth. With these two vehicles and our LX model coming out, we will have price point varying from 8.9 lakhs all the way up to 14 lakh rupees. एसयूवी सेगमेंट में छिड़े इस मुकाबले की असली वजह दूसरी गाड़ियों के मुकाबले एसयूवी की अच्छी डिमांड है। इस साल अप्रैल से जून तक जहां कुल कारों की बिक्री में 10.5% की कमी आई है, वहीं इस दौरान एसयूवी और एमपीवी की बिक्री 5% से ज्यादा बढ़ी है। मसलन हाल ही में लॉन्च हुई फोर्ड की कॉम्पैक्ट एसयूवी इको स्पोर्ट को 30,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है और जून में कंपनी 4,000 इको स्पोर्ट्स बेचने में कामयाब रही है। इसी तरह रेनो इंडिया ने भी जून में अपने एसयूवी डस्टर के 4,500 यूनिट बेचे हैं। यानी इस समय भारतीय बाजार में कम कीमत वाली एसयूवी का फॉर्मूला ही ऑटो कंपनियों का सहारा बना है और कंपनियां अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अतुल मिश्रा, दिल्ली। मुंबई शहर की मशहूर काली पीली प्रीमियम पद्मिनी टैक्सी कल से सड़कों पर नहीं दौड़ेगी। सरकार ने 20 साल से ज्यादा उम्र वाली इन पुरानी टैक्सियों पर रोक लगा दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कभी मुंबई की पहचान रही ये टैक्सी अब मुंबई में खोजने से भी नहीं मिलेंगी। 20 साल से ज्यादा पुरानी इन प्रीमियम पद्मिनी टैक्सी को राज्य सरकार ने सड़क से हटाने का फैसला किया है। ऐसी ज्यादातर टैक्सियां 20 साल से ज्यादा पुरानी हैं। यानी 1 अगस्त के बाद अब इन टैक्सियों को देखने के लिए पुरानी फिल्में ही देखनी होंगी। गवर्नमेंट आगे बढ़ना चाहिए, कोर्ट से एक आदेश ये करना चाहिए, उसको ऑर्डर पास कराना चाहिए और एक हेरिटेज बोल के एक जो 2-3 टैक्सियाँ जो है जो म्यूजियम में या कोई पब्लिक जगह पे ऐसा रखना चाहिए। फिएट प्रीमियर पद्मिनी टैक्सी को इटली की कंपनी फिएट और भारत की प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स मिलकर बनाती थी, लेकिन साल 2000 के बाद इन टैक्सियों का प्रोडक्शन बंद कर दिया और अब तो मुंबई कर भी इन उम्र दराज टैक्सियों में सफर करने से बचते हैं। It's a sort of a good move, you know, because you get that goodness feeling when you get into a Santro taxi or an Omni taxi. Technology has gone ahead and we are still have to ride in the old cabs. They are not maintained properly. They are very old. पिछले कई सालों में सरकार ने फिएट प्रीमियर पद्मिनी टैक्सी को लेकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। इससे पहले फिएट टैक्सी के काले पीले रंग को बदलने की चर्चा जोरों शोरों पर थी। वहीं डीजल से पेट्रोल, फिर पेट्रोल से सीएनजी करने के बाद नया परमिट, बोली भाषा को लेकर विवाद, ग्रीन टैक्स का झमेला भी आया और आखिरकार अब इन पुरानी टैक्सी की छुट्टी हो रही है। नई गाड़ी के बहुत मेंटेन है, स्पेयर पार्ट्स भी महंगे होते हैं, लेकिन फिएट तो हम 100 रुपये में रिपेयर कर लेते वक्त आने पर, लेकिन बाकी गाड़ी को छूने के लिए 500,000 लगते हैं। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है कि मतलब हाँ चलो यहाँ पर ये बैंक है, यहाँ पर आप ले लो, आपकी सुविधा है, ऐसा कुछ नहीं। हम अपनी मर्जी से जाके बैंक लेते हैं, वहाँ पर कहीं पर 12% ब्याज है, कहीं 16% है, कहीं 17%, 18% ब्याज हम लोग को हर महीना पेड करना पड़ता है।
मुंबई की मशहूर प्रीमियर पद्मिनी टैक्सी भले ही नए जमाने की आधुनिक टैक्सियों से काफी पीछे छूट गई है, लेकिन सदियों से इस शहर के उतार चढ़ाव की गवाह रही ये टैक्सी मुंबई की यादों में हमेशा बनी रहेगी। राशि महेश्वरी, मुंबई। बिल्कुल, ये एक आइकॉन है मुंबई का, काली पीली टैक्सी। लेकिन समय आ गया है अलविदा कहने का। बहुत सख्त जरूरत थी इसकी तमन्ना। सड़कों पे अच्छी टैक्सीज आएंगी और अच्छी हालत वाली टैक्सीज आएंगी। लेकिन जो दिक्कत देते हैं मुंबई के टैक्सी वालों ग्राहकों को, होपफुली वो भी बंद हो जाएगी। उससे हाँ, उम्मीद तो यही है। चलिए देखते कल क्या होगा। CNBC आवाज पर सबकी नजरें हैं CCEA और कैबिनेट की बैठक पर, जिसमें 29 बड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मल्टी ब्रांड रिटेल की शर्तें ढीली हो सकती है, साथ ही रेल भाड़ा के लिए अथॉरिटी भी बनाने की योजना है। मॉनसून सेशन चले, इसके लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 2G स्पेक्ट्रम केस में अनिल टीना अंबानी को गवाह बनाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होगी। और इसी के साथ हमारा समय खत्म होता है आवाज at 9 में। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।